ब्यूरोक्रेसी वसुंधरा जी के नाम पर कलेक्टर को भी हार्ट अटैक आया जा करते थे मीटिंग में। आज भजनलाल जी के बारे में और भजनलाल जी की मीटिंग के बारे में प्रशासनिक अधिकारी बड़े रॉयल मूड के साथ जाते हैं और बड़ी रॉयल मूड की बातें करके आते हैं। ज्यादा बड़ा बटरबाज है, अच्छी तेलियागिरी जानता है, भाजपा के नेताओं की ठीक से चापलूसी कर लेता है। वो लड़की जब गरम उबलते पानी से जली तो उसने कहा पहले एक बार बोल तो देते। हर अपराधी की पुलिस से सेटिंग है। मदन दिलावर ने उनके लिए निकम्मा, नकारा जैसे शब्दों का अगर प्रयोग किया है। जो आपने शब्द दिया है चंदा चोरी, मैं तो इस शब्द को स्वीकार नहीं करता। मैं तो कहता हूं चढ़ावे पे डाका डाला गया है और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी। जानू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाल ही में एक आपने देखा होगा इंसिडेंट हुआ, मुख्यमंत्री साहब का काफिला जा रहा था। उस काफिले के दौरान एक महिला है, बेटी है, युवा है, वो खुद का रोजगार करती है और साइड में जो है मोमोज की अपनी कार्ट लगाती है। पुलिसकर्मी आते हैं, गर्म पानी डाल देते हैं, कोई चेतावनी नहीं देते हैं। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो बात करती है, महिला सुरक्षाओं की बात करती है, महिला को आगे बढ़ाने की बात करती है, स्वयं रोजगार की बात करती है, तो क्या ये सब चीज सिर्फ जुबानी जंग है या फिर धरातल पर भी कुछ दिखाई दे रहा है? देखो आरव जी, ये मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। ये सरकार में मुख्यमंत्री की सुरक्षा के नाम पर सुरक्षा का दिखावा है। और जिस प्रकार उस मोमोज वाले ठेले को पलटा गया तो लड़की जब गरम उबलते पानी से जली तो उसने कहा पहले एक बार बोल तो देते। ये इस बात का सबूत है कि पुलिस जो है वो संवेदनहीन होकर आचरण करती है। और दुर्भाग्य है इस देश का कि आज भी हमारे देश का पुलिस सिस्टम 1861 के पुलिस एक्ट से संचालित होता है, जिसमें अंग्रेज जो है भारतीयों को काबू करने के लिए पुलिस का एक्ट लेकर आए थे। आजादी के बाद इतने साल हो गए लेकिन हम हमारा पुलिस एक्ट नहीं बदल पाए। और हम बात करें कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम अमृत काल में पहुंच चुके हैं, ये सब बातें शब्दजाल है। हकीकत में पुलिस का हाल और जनता बदहाल है। कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं। पुलिस के बड़े लेवल के अधिकारी तो यहां तक बोल जाते हैं कि जहां हम बैठा करते हैं वहां आम आदमी की आवाज नहीं, अर्जियां पहुंचा करती हैं। तो जिस प्रकार का सिस्टम इस देश में है, जिस दिन जनता ने सिस्टम के खिलाफ बगावत कर दी तो अराजकता का माहौल पैदा हो जाएगा। अब जो नेता हैं, राजनीतिक दल हैं, वो जब विपक्ष में होते हैं तो पुलिस की कार्य पद्धति की आलोचना करते हैं और खुद सरकार में आते हैं तो पुलिस सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं। अब इस विषय में बहुत हो चुका, बदलाव की जरूरत है। हर किसी को महसूस हो रहा है। उस लड़की के साथ जो हुआ वो तो एक उदाहरण मात्र है। पुलिस की ज्यादतियां बहुत सारी ऐसी होती हैं जो सामने भी नहीं आती हैं। पुलिस जनता की सेवा कम और जनता को प्रताड़ित करने वाली एजेंसी ज्यादा बन चुकी है। जानू जी, एक तरफ पुलिस प्रशासन कहता है कि अपराधियों में भय, आम जन में विश्वास। अब तो आम जन में भय और अपराधियों में विश्वास कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो घटना घटित हुई है वो कहीं ना कहीं यही जो है प्रदर्शित कर रही है। देखो, पुलिस आदर्शवादी कितनी भी बातें करे, थाने में रिसेप्शन रूम में सीसीटीवी लगाने की बात करे। आज राजस्थान में कितने प्रतिशत थाने ऐसे हैं जिनमें सीसीटीवी लगा है पर चल नहीं रहा। कुल मिलाकर अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास का स्लोगन तो लगभग हर थाने के नोटिस बोर्ड के आसपास लिखा हुआ मिलता है। लेकिन सच्चाई है, हर अपराधी की पुलिस से सेटिंग है और हर आम आदमी पुलिस से डरता है। विपक्ष लगातार बात तो कर रहा है कि कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस, वर्तमान सरकार जो है काबू में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी हावी है। और जब यही विपक्ष जब सत्ता में होता है तो पुलिस में कोई ऐसा बदलाव नहीं करता है। देखो, कुल मिलाकर बात तो सच है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो धीरे धीरे अनुभवहीन राजनेताओं के नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। और यही कारण है कि जो ब्यूरोक्रेसी वसुंधरा जी के नाम पर कलेक्टर को भी हार्ट अटैक आया जा करते थे मीटिंग में, आज भजनलाल जी के बारे में और भजनलाल जी की मीटिंग के बारे में प्रशासनिक अधिकारी जो उनकी मीटिंगों में अपेक्षित होते हैं बड़े रॉयल मूड के साथ जाते हैं और बड़ी रॉयल मूड की बातें करके आते हैं। कोई प्रकार का दबाव वो मुख्यमंत्री का अपने ऊपर अनुभव नहीं करते हैं। ये सच्चाई नीचे के कार्यकर्ता को भी पता है, भाजपा के संगठन को भी पता है। लेकिन क्योंकि भजनलाल जी का नाम दिल्ली की पर्ची से आया है, इसलिए अनुशासन के नाम पर कोई नहीं बोलेगा और जो बोलेगा तो बाहर का रास्ता देखेगा, इसलिए सब चुपचाप झेल रहे हैं। तो क्या माने कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है,
ऊपर चीज दिल्ली से आई है या फिर केंद्र से जो भी चीज हुआ है, तो वो मतलब कोई कहने के लिए कोई हकदार नहीं है क्या? देखो, सीधे तौर पर सबको पता है, बोले कौन, बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में महामंत्री संगठन नहीं थे, अभी महीने भर से महामंत्री संगठन भी आ गए हैं, वो भी अब कुछ दिनों में पूरी स्थिति परिस्थिति को समझ जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो अभी शासन प्रशासन कर नहीं रहे, शासन प्रशासन सीख रहे हैं, और उनके सीखने की गति जो है वो 3 साल में ये संकेत देती है कि वो धीमी गति से सीख रहे हैं। एक समय होता था जब यदि किसी आम व्यक्ति की कोई समस्या हो जाती थी, कोई दिक्कत हो जाती थी शासन प्रशासन से, तो पहुंचते थे लोग कि भाई जो समस्या हुई है, जो घटना घटित हुई है, उसके लिए कहीं ना कहीं पश्चाताप भी करते थे और उसको मुआवजा भी देते थे। अभी तक 9 से 10 दिन हो गए, हालांकि ये कहा जा रहा है कि एक डेयरी अलॉट की जा रही है उस बच्ची के लिए, कहीं ना कहीं जो है संविदा कर्मी पर नौकरी रखने की बात की जा रही है और कुछ मुआवजे की। हालांकि उस लड़की के कल बयान आया है, कह रही है कि डेयरी की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खुद पीड़ित हूँ, मेरे परिवार में पिताजी नहीं है और कोई परिवार में चलाने वाला नहीं है। तो सरकार या सरकार का कोई जो है मंत्री विधायक या कोई मिलने तक के लिए नहीं गया। यहाँ तक कि अगर हम बात करें महिला मोर्चा से कोई भी मिलने के लिए नहीं गया है। देखो, सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी में सरकार की जवाबदेही कोई नहीं ले सकता, इसलिए पार्टी का कोई नेता मिलने नहीं गया, और मुख्यमंत्री उनसे मिलने जाने को अपने प्रोटोकॉल के खिलाफ मान बैठे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने उनको शायद इस प्रकार के आवरण और घेरे में कवर कर लिया है कि मुख्यमंत्री तो आज भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष हैं। नीचे का कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री से जन सुनवाई में मिल सकता है, सीधे नहीं मिल सकता। 150 लोग पूरे राजस्थान में होंगे जो मुख्यमंत्री से सरलता से सीधे से मिलते हैं, तो वो भी केवल पर्सनली बटरिंग करने के लिए जाते हैं। जनता की समस्याएं उठाने का ना तो किसी के पास समय है और ना कोई इस बात की जरूरत महसूस कर रहा है। यही तो कारण है कि मुख्यमंत्री के काफिले के दौरान ये घटना हुई, एडवांस पार्टी ने ये सब किया। मुख्यमंत्री को बाद में मीडिया के माध्यम से पता भी चला होगा, तो उन्हें किसी न किसी अपने ओएसडी को, किसी सेक्रेटरी को, किसी न किसी को भेजना चाहिए था। लेकिन संवेदना का अभाव सब जगह है। जहां तक आपने बात कही कि महिला मोर्चा से कोई मिलने नहीं गया, तो आपको और हमको ध्यान रहना चाहिए कि जब आरएस की परीक्षा का मैटर था और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आरएस धरनार्थियों के धरने पर जाकर के परीक्षा आगे खिसकाने की बात बोलकर आए थे, परीक्षा नहीं खिसकी तो अध्यक्ष जी की क्या इज्जत रह गई थी। इसलिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता कि अगर हम चले गए और मुख्यमंत्री उसके अनुरूप कोई फैसला नहीं कर पाए तो कोई जाता नहीं है और मुख्यमंत्री किसी को जाने के लिए कहता नहीं है। तो ये स्थिति जो है वो सबके सामने है। नहीं जानू जी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार डबल इंजन की सरकार कहती है कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण दे रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा पर हम बात कर रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये एक महिला नहीं थी रेशु गुप्ता? ये भी तो महिला ही थी। कहीं ना कहीं तो महिलाओं को या महिला विधायक को या महिला कार्यकर्ता को, महिला प्रदेश अध्यक्ष को, किसी को तो जाना चाहिए था, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब जनता की पार्टी थी, कार्यकर्ता के आधार पर काम करती थी, तो इस प्रकार की बातों की चिंता होती थी। अब तो भाजपा मिस कॉल से चल रही है साहब, और यहाँ कार्यकर्ता निर्माण, कार्यकर्ता की संभाल ये विषय ही नहीं रह गया। जनता की पार्टी नहीं है, अब सीधे तौर पर मिस कॉल से भाजपा ज्वाइन करने वालों की पार्टी है, और उन मिस कॉल करने वालों में से जो कोई ज्यादा बड़ा बटरबाज है, अच्छी तेलियागिरी जानता है, भाजपा के नेताओं की ठीक से चापलूसी कर लेता है, वो पद और प्रतिष्ठा पाता है, और जो कार्यकर्तापन के भाव के साथ रहता है वो या तो किनारे कर दिया जाता है या खुद ही अप्रासंगिक हो जाता है। हाल ही में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं, उन्होंने बयान दिया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बयान देते रहते हैं। पहले उनका एक बयान वायरल हुआ था कि गाय का जो दूध पीता है बच्चा वो तेज होता है, बुद्धिमान होता है, और भैंस का बच्चा, भैंस से का जो दूध पीता है वो कम बुद्धिमान होता है। कल उन्होंने एक टॉक के अंदर बयान दिया, कहा जो सरकारी शिक्षक है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, नकारे हैं, निकम्मे हैं और फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं, इनसे हिसाब मांगा जाएगा और 40% से अंक कम आए तो कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा। क्या लगता है उनके इस बयान को कैसा देखना चाहिए कि वाकई में सरकारी शिक्षक फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं? देखो, कुल मिलाकर के मदन दिलावर के अपनी बात कहने के शब्द जो हैं वो इस प्रकार के हो सकते हैं जो सबको उचित नहीं लगे, लेकिन सरकारी शिक्षकों की जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। सरकार उन्हें बड़ा और मोटा वेतन देती है, उनके बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, और वो जिनको पढ़ाते हैं उनको अगर 40% से कम अंक आते हैं तो जवाबदेही तो होनी ही चाहिए। मदन दिलावर ने उनके लिए निकम्मा, नकारा जैसे शब्दों का अगर प्रयोग किया है
तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण है। राजस्थान सरकार के शिक्षा जैसे महकमे को संभालने वाले व्यक्ति को ये शब्द बोलने से गुरेज करना चाहिए। और मैं आशा करूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से अगर मदन जी के पास बात पहुंचेगी तो वो इस बात की गंभीरता को समझेंगे कि शिक्षा मंत्री को अपने ही महकमे के लोगों को जिम्मेदार बनाने की दिशा में तो काम करना चाहिए, लेकिन अपशब्दों के साथ नहीं, सम्मानजनक प्रेरक भाषा के साथ। लेकिन जानू जी, अब शिक्षक भी कह रहे हैं कि साहब हमें तो करीब साल में अगर बात करें तो 15-16 ऐसे काम करवा लिए जाते हैं, चाहे जनगणना करवाना हो, पशु गणना करवानी हो, इसके अलावा चाहे SIR करवानी हो, वोट डलवाने हो, सारे काम तो हमसे करवाए जाते हैं। और जो मंत्री हैं हमसे तो कहा जा रहा है कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने चाहिए। क्या मंत्री और नेताओं के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने चाहिए? देखो, बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन पर अब जनता जाग रही है। सरकारी अध्यापक बड़ी संख्या में हैं, उनके बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकार के स्कूलों में नहीं जाते हैं। सरकारी स्कूलों की दुर्दशा के सुधार का ये एक कारण मान रहे हैं लोग कि अगर सरकारी अध्यापकों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो स्कूलों की हालत सुधरेगी। ये एक सोचा समझा विकल्प है, लेकिन राजनीति में जो लोग काम करते हैं उनमें से कितने ही लोगों के बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं, कितने ही लोगों के रिश्तेदार और बच्चे विदेश में घर बनाकर रहते हैं। और केवल नेताओं के नहीं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने ही अधिकारियों के बच्चे विदेश सेटल होते हैं, सेना के बड़े अधिकारियों के बच्चे विदेश सेटल होते हैं, पुलिस सेवा के बड़े अधिकारियों के बच्चे विदेश सेटल होते हैं, जुडिशियरी सेवा के बड़े बड़े लोगों के बच्चे विदेश सेटल होते हैं। इस देश को लूटते हैं, विदेश में जाकर घर बनाते हैं, वहीं सेटल होने की सोचते हैं। और हर साल इस देश में करोड़पति बनने वाले लोग बड़ी संख्या में विदेश चले जाते हैं। उनकी संख्या भी अगर देखी जाए तो साल भर में 10,000 लोग ऐसे होते हैं जो विदेश चले जाते हैं। मैं मिनिमम आंकड़ा बोल रहा हूं, मैक्सिमम का मुझे पूरा डिटेल मालूम नहीं है, लेकिन इस देश की प्रतिभा पलायन का क्रम आज भी जारी है। इसलिए केवल शिक्षकों को नहीं, सबको लपेट कर काम करना होगा, हर एक पर प्रतिबंध लगाना होगा। सेना के अधिकारी, जुडिशियरी के अधिकारी, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, पुलिस सेवा के अधिकारी इस विषय में उस क्षेत्र में संजीदगी का परिचय क्यों नहीं देते जो देश के प्रति उन्हें जवाबदेह बना सके। अब शिक्षा मंत्री के बयान के बाद में शिक्षक ये भी कह रहे हैं कि साहब आप हम पर बयानबाजी तो कर रहे हैं, बयानबाजी से ज्यादा बेहतर है कि आप कहीं ना कहीं स्कूली व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। सरकारी स्कूलों की हालत जो है जर्जर है, कई स्कूल टूटे पड़े हैं, हालत बहुत ज्यादा खस्ता है, उन पर ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों के भवन जो हैं, वो जो वसुंधरा जी के लोकसभा क्षेत्र, उनके बेटे के लोकसभा क्षेत्र के एक भवन गिरने और उन 5-6 बच्चों के खत्म होने और बाद में उनको बकरियां देने के बाद का जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद बड़ी संख्या में स्कूलों के रख रखाव और भवन की स्थिति पर चर्चा हुई है। लेकिन वास्तविकता यह है, एकदम से सब कुछ तो सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन सुधारने की दिशा में जिस गति से काम होना चाहिए, सरकार उससे ज्यादा ध्यान अध्यापकों को दोषारोपित करने पर दे रही है। ये पूरे के पूरे सिस्टम के कोऑर्डिनेशन का अभाव है। शिक्षा विभाग में कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार नहीं है, इसका निर्धारण मंत्री के बयान से नहीं, वहां की परफॉर्मेंस के आधार पर होना चाहिए। 15 अगस्त और 26 जनवरी को सम्मानित होने वाले शिक्षक राजनीतिक सिफारिश से सम्मानित होते हैं, या फिर वो शिक्षक अपनी प्रतिभा, मेहनत और परिणाम के बल पर सम्मानित होते हैं। जो वास्तव में काम करते हैं उनको सम्मान नहीं मिलता, और जो सम्मान की भीख मांगकर सम्मान लेते हैं वो सम्मानित हो जाते हैं। विडंबना दोनों तरफ है। मंत्री जी को अपनी पॉलिसियों का पुनर्वलोकन करना चाहिए और अध्यापकों के लिए जो शिक्षक का सम्मान है उसी के अनुरूप भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मान लिया कि वो उनके महकमे के कर्मचारी हैं, लेकिन उनके सम्मान को करने वाली भाषा उचित नहीं है। एक सवाल अब जो मैं पूछने जा रहा हूँ वो पूरे देश में चर्चाओं में है, और आप सबको पता है हाल ही में राम मंदिर के चंदा चोरी का विषय पूरे देश में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर राम मंदिर के अंदर जो चंदा चोरी हुई है उसको लेकर के, कि उत्तर प्रदेश हो या देश भर में, आप भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े रहे हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इससे बैकफुट पर आएगी, डेंट होगा भारतीय जनता पार्टी को? देखो, इसको जो आपने शब्द दिया है चंदा चोरी, मैं तो इस शब्द को स्वीकार नहीं करता। मैं तो कहता हूं चढ़ावे पे डाका डाला गया है, और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेकिन इस काम को संभालने वाले लोग
और वो जो ट्रस्ट जिसका गठन किया गया था वो उत्तरदायी हैं, उनके कर्मचारी उत्तरदायी हैं, और इस सारे विषय का जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद जैसे जो संगठन है जो इस काम को देख संभाल रहे थे, दोनों को होगा। अब भाजपा और विश्व हिंदू परिषद को इस राम मंदिर के चढ़ावे पर डाके का जवाब देते नहीं बनेगा, ये तो सच है। पूरी दिल्ली की बात करें, दिल्ली से ही सीधे सीधे अगर राम मंदिर चंदा जो है या ट्रस्ट जो है वो गठित हुई थी, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दिल्ली स्तर पर पहुंचेगी या फिर उत्तर प्रदेश स्तर पर लग रहा है आपको? देखो, उत्तर प्रदेश में तो ऐसा कोई सरकारी तो दखल राम मंदिर के ट्रस्ट में या उसके काम में नहीं है, वो तो बाहरी सुरक्षा का काम देखते हैं। अंदर की सारी व्यवस्था और सारी व्यवस्थाओं का अवलोकन करने का अधिकार ट्रस्ट के पास है, तो उत्तर प्रदेश की तो कोई दखल उसमें है नहीं। और भारत सरकार ने ट्रस्ट का गठन किया है, 15 में से 12 लोग उन्हीं के द्वारा नामित हुए हैं, तो जवाबदेही तो जो ट्रस्ट बनाते हैं उन्हीं को लेनी पड़ेगी। हाँ, अयोध्या के कलेक्टर उसके पदेन सदस्य होते हैं, तो वो एक राज्य सरकार के भी और भारत सरकार के भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं कलेक्टर, तो साझा जिम्मेदारी का खेल है। बाकी तो मोटे तौर पर विश्व हिंदू परिषद ने और भारत सरकार ने जिस ट्रस्ट का गठन किया उन्हीं की जिम्मेदारी बनती दिख रही है। एक छोटा सा सवाल और है, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक भी रहे हैं, पार्टी में भी रहे हैं लंबे समय से, तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि पार्टी में किस कमी की वजह से क्या कुछ हो सकता है। ये जो बड़ा कांड हुआ है अयोध्या के अंदर, इससे उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में 27 में चुनाव है, बीजेपी को कहीं ना कहीं कुछ समस्या हो सकती है? देखो, उत्तर प्रदेश के चुनाव में राम मंदिर के इस घटनाक्रम का कोई बहुत बड़ा नुकसान या बहुत बड़ा लाभ मिले ऐसी स्थिति तो नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी व्यक्तिगत छवि और उनकी कानून व्यवस्था जो है वो उत्तर प्रदेश के जन साधारण को पसंद है। लेकिन दिल्ली का उनको कितना सहयोग मिलता है और दिल्ली उनके काम में कितना दखल करती है और दिल्ली उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए काम करती है या दिल्ली उनको दबाने के लिए काम करती है, ये सारा जब भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, टिकटों का निर्णय होगा, उसके बाद पता चलेगा कि दिल्ली जो है वो योगी जी का दमन करना चाहती है या योगी जी को वापस मुख्यमंत्री के रूप में लेकर आना चाहती है। तो ये तो आने वाले काम के एक्शन और रिएक्शन तभी पता चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमारे साथ थे कृष्ण कुमार जानू जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषण और पत्रकार भी रहे हैं। उसी के बतौर हमने जानने की कोशिश की राजस्थान में जो चल रहा है, उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या के अंदर हुआ, उन सब विषयों पर हमने बातचीत करी और मुखर होकर के उन्होंने जवाब दिया। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।